हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। मैं आपके लिए आज सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो एमसीक्यूज़ मैंने टेलीग्राम टारगेट जेआरएफ चैनल पर पूछी थी आप सभी से। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम आई। ये सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो अपना सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से। इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव्स विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास द टीचर शुड। सबसे पहले जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हो, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किए होते हैं वे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेट करता है, एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज अ टीचर अलग होता है। हर एक पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, अलग होता है। इसीलिए जो सभी के जो आंसर्स है वे भी डिफरेंट होते हैं, और हमारे डाउट्स अराइज होते हैं कि इसका ये आंसर क्यों नहीं आया। फ्रेंड, सबसे पहली बात, ये आपके लक फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या वे मैच हो रहा है। सेकंड वन इज, आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिवली हर चीज़ों को सोचना है। अगर क्वेश्चन में कहा गया एज ए टीचर तो आपको एक टीचर की तरह सोचना है। अगर एक स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो टीचर मुझसे कैसा बिहेव करना चाहिए था। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ टिप्स होती है जो आपको अपने माइंड में रखनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव्स विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास द टीचर शुड। अगर एक बच्चा मिसबिहेव करता है दूसरे बच्चे के साथ क्लास के अंदर तो टीचर को उस टाइम क्या करना चाहिए? क्या पेरेंट्स को उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए कि आपका बच्चा ऐसे क्लास के अंदर शरारत कर रहा है, काफ़ी नोटी है, इनडिसिप्लिन है, या उसको पनिश करना चाहिए मॉर्निंग असेंबली में, या फिर उसको सिंपैथेटिकली समझना चाहिए? टीचर को उसका पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे का समझना चाहिए कि वे इतनी शरारत क्यों कर रहे हैं, इतना नोटी क्यों है, इतना इनडिसिप्लिन क्यों, उसका पीछे का रीज़न समझो, उसको प्यार से पोलाइटली हैंडल करें, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें से आपको पॉजिटिव क्या लग रहा है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है? दैट इज़ ऑप्शन सी। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वाई सिलेबस इज नेसेसरी इन स्कूल। स्कूल्स के अंदर जो सिलेबस होता है बच्चों का वे ज़रूरी क्यों होता है? इससे स्कूल प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, इससे क्लासरूम की जो एजुकेशन है, जो क्लासरूम में टीचर एजुकेट कर रहा है बच्चों को, वे चीज़ें कंट्रोल में रहती है। ए टीचर कैन रूल एवरी वर्क आउटसाइड द क्लास इन अ प्रॉपर मैनर। टीचर के पास अगर सिलेबस है कि इसे बच्चों को क्या कराना है तो उस तरीके से वह हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है, एंड सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है। सो ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ विल यू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर टाइप। कि आप एक बच्चे को कैसे इवेल्युएट करोगे उसके क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे। आप इवेल्युएशन हर एक बेस पे कर सकते हो, चाहे वे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, चाहे वे पेपर ऐसे टाइप है, चाहे आपने स्टूडेंट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे हैं। टीचर किसी भी तरह का पेपर सेट कर सकता है बच्चे के लिए, एंड हर एक पेपर से टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करता है। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव इन द क्लास व्हाट शुड बी डन। क्लास में टीचिंग को बहुत इफेक्टिव करने के लिए, बेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही टीचर अपना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता है, बच्चों को टीच कर देता है, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस। उसी तरह के सेम क्वेश्चंस बच्चों को एट अ टाइम देने चाहिए सॉल्व करने के लिए। बच्चों को होमवर्क जो है फ्रिक्वेंटली बेसिस पर देना चाहिए, नहीं बहुत जल्दी या बार बार बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। होमवर्क जो है वे स्कूल आवर्स के कंप्लीट होने के बाद कहना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन तुम घर से सॉल्व करके लाना। इसका जो गाइस एक्यूरेट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए। बिकॉज आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन डी है वो भी तो राइट आंसर हो सकता है, बट नो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक एक्यूरेट आंसर देखना है। देखिए, एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उसी पढ़ाने के टाइम या पढ़ाने के बाद जस्ट बाद टीचर चेक करेगा कि जो मैंने समझाया है स्टूडेंट्स को, क्या बच्चों को भी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर बच्चों से क्लास में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आई, और अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो होमवर्क भी इतना अच्छा नहीं करके आएंगे। इसलिए टीचर को, जैसे ही टीचर अपना काम कराता है क्लास में स्टूडेंट्स को, एट अ टाइम बच्चों को क्वेश्चन देकर देखने चाहिए कि बच्चा कितना बेस्ट कर रहा है चीज़ों को, देन उसके बाद होमवर्क देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजुकेशन विदाउट विजन। अगर विजन ही नहीं है तो क्या अगर बिना विजन के एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? एजुकेशन मीनिंगलेस है, वेस्ट है, साइटलेस है,
कंप्लीट है या एंड इटसेल्फ। देखिए, एक होता है मिशन, एक होता है विज़न। अगर मिशन या विज़न कोई भी चीज़ मिसिंग है तो वे अपने आप में ही चीज़ ख़त्म है, यानी वे चीज़ स्टार्ट हो ही नहीं सकती। अगर आपका विज़न ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर, कोई कुछ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ आपका विज़न है कि हमें कहाँ पहुँचना, कुछ भी अगर है नहीं आपका विज़न, तो उसके जो एजुकेशन है उसमें अपने आप में ही वे एंड है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच क्वालिटी ऑफ द टीचर द स्टूडेंट लाइक्स द बेस्ट, कि एक एज अ स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन समझना है कि अगर आप एक स्टूडेंट है क्लास में तो आपको टीचर की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सभी का जो परसेप्शन है वो अलग हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर अब लक फैक्टर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया है एंड आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैच रह गया देन दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन एक्यूरेट कैसे करना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आज, अब यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप पंक्चुअलिटी पे या इक्वल ट्रीटमेंट पे टिक करते हो तो ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, रीज़न सुनिएगा फ्रेंड्स। अगर एक टीचर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहा, उसको इग्नोर कर रहा है कि मुझे आपके डाउट्स लेने ही नहीं है, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स लेने ही नहीं है, चाहे टीचर बच्चे से कितना ही इक्वल बिहेव करे, अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, चाहे वे 40 स्टूडेंट के साथ इक्वालिटी ट्रीट करे, सभी को समान माने, बराबर माने, पंक्चुअलिटी भी पूरी है टीचर में, यानी टाइम पे क्लास में आ जाता है, ठीक है, टाइम पर अपना लेक्चर डिलीवर कर देता है, बट लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम्स ही नहीं ले रहा, तो क्या अभी टीचिंग इफेक्टिव होगी? क्या बच्चों को भी टीचर पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एनएलएम स्टैंड्स फॉर, इसकी आपको ये एब्रीवेशन दी हुई है, आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी जो फुल फॉर्म होगी दैट इज नेशनल लिटरेसी मिशन। एज अ टीचर वट आर योर व्यूज ऑन स्ट्राइक। अब भी वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ही बच्चों को बहुत डाउट था, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, एज अ टीचर वट आर योर व्यूज़। अब आपको इस क्वेश्चन को एज अ टीचर सोचना है कि एज अ टीचर आपके क्या व्यूज़ है स्ट्राइक पर। ठीक है, अब आपको चारों के चारों ऑप्शन इस तरीके से सोचने हैं कि अगर मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपने व्यूज़ देने हैं स्ट्राइक पर, तो मुझे अपने क्या व्यूज़ देने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोचना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्राइक इज़ नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, कि स्ट्राइक स्ट्राइक कोई भी सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, गवर्नमेंट को स्ट्राइक्स पर बैन कर देना चाहिए, टीचर्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है स्ट्राइक से, एंड एट टाइम स्ट्राइक इज़ ऑल्सो गुड। देखिए, ये तो ऑप्शन आप मानोगी नहीं कि स्ट्राइक करना अच्छा होता है। तो बात रही अब इन तीन ऑप्शन में। देखिए, मोस्टली जब भी कॉलेजेस के अंदर स्ट्राइक्स होती है तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों ने अगर स्ट्राइक की है तो ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज का फॉल्ट है, ज़रूर कोई ना कोई टीचर्स ने कुछ गड़बड़ करी है। तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ये आता है कि अगर बच्चों ने स्ट्राइक कर ली तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं ये समझने लग जाएंगे बच्चे कि मैंने ही कोई फॉल्ट करा होगा, इसलिए सारे बच्चे एक होकर मिलकर स्ट्राइक कर ली। तो सबसे पहले जो टीचर के माइंड में थॉट जाएगा वो ये जाएगा कि इससे टीचर की अहमियत, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अगर बच्चे स्ट्राइक कर लेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर था डेट इज ऑप्शन सी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बट आप इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको प्रैक्टिकली सोच कर देखिए तो आपको उसका आंसर यही मिलेगा, सी ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्शन रिसर्च किस टाइप की रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च, वर्किंग या फिर सर्वे रिसर्च। एक्शन का मतलब जब फाइनल एक्शन ले लिया जाता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं प्रॉब्लम्स के, उनको एफिशिएंटली रिजॉल्व किया जाता है, यानी वहाँ पर एक रिसर्च प्रॉपरली अप्लाई कर दी। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए पर्सन हु इज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन विदाउट ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट इज। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। ओके, सो इसका जो राइट आंसर हो, फिर आप वीडियो को रिप्ले करके चेक कर सकते हैं। देखिए, जब एक पर्सन बार बार मिस्टेक्स किए जा रहा है और बिना उसको ठीक किए, बिना उसको रेक्टिफाई करे, बिना उसको करेक्ट करे, तो इसका मतलब ये क्या है, गलतियां करके भूलता जा रहा है, इसलिए वे उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर रहा। यानी कोई मिस्टेक करी, उसके बाद उसको भूल गया, फिर वापस से करा, फिर इसका मतलब क्या चीज़ है, भूलता जा रहा है बार बार, तभी उसको वे रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका आएगा एन एक्सीलेंट फॉरगेटर। ओके, द वर्ड रिसर्च मीन्स। अब देखिए, रिसर्च को आप दो पार्ट में बांटिए, री प्लस सर्च। इसको हम क्या कहते हैं, सर्च ऑफ नॉलेज। यानी रिसर्च का मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए रिसर्च करना,
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, टू नो। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसीजर जो कैरी किया जाता है, यानी जो भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, हाइपोथेसिस इन द सेंस जो आप एक किसी भी सिचुएशन को लेकर एजम्पशंस करते हैं, कुछ टेम्परेरी स्टेटमेंट्स देते हैं, उसको प्रूव करने के लिए रिसर्च की जाती है, एंड दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम कुछ रेफरेंस कलेक्ट करते हैं कि उस अगर कोई सिमिलर सिचुएशन है तो किन किन लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए, हम रेफरेंसेस कलेक्ट करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो है इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम मैनिपुलेशन को इंक्लूड नहीं करते। हमें मैनिपुलेट करने की किसी भी, यानी मैनिपुलेट मतलब कैसे आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ना एक मतलब से, ठीक है, घुमा फिराना, चीज़ों को मैनिपुलेट करके कुछ करना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी होती है कभी भी चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, वे सीधा क्लियर कट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इसका एक्सपेरिमेंटल में ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को रेफरेंस कलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट करके कुछ करना, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज सजेस्टेड आउटलाइन फॉर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो आपको 4 ऑप्शन है, आप किस आउटलाइन को सजेस्ट करेंगे, दैट इज प्रीफेटरी मटीरियल। नाउ व्हाट इज प्रीफेटरी मटीरियल, क्वेश्चन ये आता है। प्रीफेटरी का मतलब होता है दैट सर्व्स एज अ बिगनिंग और इंट्रोडक्शन, जो एक इंट्रोडक्शन को दिखाए, जो एक जब भी रिपोर्ट हम स्टार्ट करते हैं उसका बिगिनिंग के मटेरियल को शो करे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीफेटरी कहेंगे। इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो आउटलाइन होगी वे क्या होगी, प्रीफेटरी होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट आई कैचिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। जब भी एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो सबसे आई कैचिंग पार्ट कौन सा होता है रिपोर्ट का, समरी, कंक्लूजन, प्रीफेस या फिर ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। गाइस देखिए, जब भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं रिसर्च की तो हमेशा यही जानना सबसे ज़्यादा ना जो क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, भी ये होती है कि कंक्लूजन क्या निकल कर आया, पूरी रिसर्च का क्या कंक्लूजन निकल कर आया, हम वे कंक्लूजन पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आई कैचिंग पार्ट होता है वे कंक्लूजन होता है। सॉरी, कंक्लूजन पर टिक कर रही थी मैं, बाय मिस्टेक प्रीफेस पर हो गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वे कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कंक्लूजन। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अ रिसर्च रिपोर्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ। रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एविडेंस को, नेगेटिव एविडेंस को, दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं, तो हम दोनों को ही प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइड को भी और नेगेटिव साइड को भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज the evaluation of operation research could be associated within well known development of। जो ऑपरेशन रिसर्च की जो एवेल्यूएशन है इसको आप किसके साथ डेवलप एसोसिएट करेंगे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूशनल, स्मॉल स्केल या फिर ट्रेडिशनल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक वर्ड देखिए, ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का वर्ड हम हमेशा ही इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है ये वर्ड ऑपरेशन का हम हमेशा वहीं पर ही यूज़ करते हैं। जो भी आपने देखा भी होगा जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा, इसको हम वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बार बार हम ऑपरेशन का ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च हमेशा ही हमारी इंडस्ट्री से रिलेट करती है, तो आपको इसी चीज़ से समझ जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ द प्रॉब्लम एंड टेक्निक्स कैन बी क्लासीफाइड। जो प्रॉब्लम्स होती है, जो टेक्निक्स होती है, उसको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो हम उसको तीनों ही चीज़ में क्लासीफाई करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, क्लियर हो गए, तो आप लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।